नमस्कार दोस्तों। अभी हाल में खबर आई है कि जाने माने आध्यात्मिक गुरु श्री जग्गी वासुदेव, जिन्हें सद्गुरु के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है, उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है। इसके साथ ही उनके फॉलोअर्स में एक चिंता पैदा हो गई है कि सद्गुरु पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो दुनिया भर के उनके फॉलोअर्स में एक जिज्ञासा है कि आखिर सद्गुरु को किस प्रकार का ब्रेन हेमरेज हुआ था, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत से प्रकार के ब्रेन हेमरेज होते हैं और हर ब्रेन हेमरेज का आउटकम अलग अलग होता है। कुछ ब्रेन हेमरेज पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, कुछ पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते हैं, कुछ के बाद कुछ सिक्वेलें रह जाते हैं जिसकी वजह से मरीज पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता है और कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स बनी रहती है, जो कि यदा कदा मरीज को और उनके परिवारजनों को परेशान भी करती है। इसलिए जिज्ञासा बिल्कुल जायज़ है कि आखिर सद्गुरु को किस प्रकार का हेमरेज हुआ है और आखिर उनको क्या होने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि सद्गुरु को एक विशेष प्रकार का ब्रेन हेमरेज हुआ है जिसे एसडीएच कहते हैं या सबड्यूरल हेमेटोमा। इसे समझने के पहले आपको यह समझना होगा कि हमारा ब्रेन 3 लेयर से ढका होता है, कवर्ड होता है, और उसके ऊपर में होती है ये हमारी स्कल बोन, जिसे आप खोपड़ी कहते हैं। तो ये बात तो सच है कि सद्गुरु को इंट्राक्रैनियल हेमरेज हुआ है, मतलब सिर के अंदर ब्लीडिंग हुई है। लेकिन ये बात सही नहीं है कि उनके ब्रेन के भीतर ब्लीडिंग हुई है, ब्रेन के बाहर ब्लीडिंग हुई है। तो कौन से लेयर में ब्लीडिंग हुई है? तो जैसे मैंने कहा कि ब्रेन के ऊपर 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहरी लेयर होती है जिसे कहते हैं ड्यूरा मैटर, फिर उसके नीचे आती है अरेक्नॉइड मैटर, और सबसे भीतर ठीक ब्रेन से जुड़ी हुई लेयर होती है जिसे कहते हैं पाया मैटर। तो जो सबसे ऊपरी लेयर है ड्यूरा मैटर, उसके नीचे ब्लीडिंग हुई है, मतलब ड्यूरा मैटर और अरेक्नॉइड मैटर के बीच में ब्लीडिंग हुई है। तो इस ब्रेन हेमरेज को कहते हैं सबड्यूरल हेमेटोमा। इसके कई प्रकार होते हैं। जब ये अचानक ही डेवलप होता है तो कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटे के भीतर ब्रेन के अंदर में खून फैल जाता है। इस सबड्यूरल रीजन में खून फैल जाता है। ये स्थिति पैदा होती है ट्रॉमा के बाद में, मतलब एक्सीडेंट्स के बाद में, या ब्रेन को कोई गहरा चोट लगा हो तो ऐसी स्थिति में ये डेवलप होता है। इसके बाद जो प्रकार है उसे कहते हैं सब एक्यूट सबड्यूरल हेमेटोमा। इसमें कुछ दिनों में इस लेयर के नीचे ब्लीडिंग धीरे धीरे इकट्ठा होता है। फिर जो अंतिम प्रकार है उसे कहते हैं क्रॉनिक एसडीएच। इसमें कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक ब्लड जो है धीरे धीरे रिस रहा होता है और धीरे धीरे करके वो सिम्टम्स पैदा करता है, लक्षण पैदा करता है। तो इसमें अचानक सिम्टम्स नहीं आते, बहुत धीरे धीरे आते हैं। कई बार की मरीज को पता भी नहीं चलता कि कभी चोट लगी है। यही वजह है कि खासकर जो उम्रदराज लोग हैं, जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक है, उन्हें कभी हल्का भी चोट लगता है तो इस प्रकार के ब्रेन हेमरेज होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो जो सद्गुरु को ब्रेन हेमरेज हुआ है उसे हम कहेंगे क्रॉनिक एसडीएच, मतलब जो कुछ हफ्तों में डेवलप होता है। ये कहा जा रहा है कि उन्हें करीब 3-4 हफ्ते से सिर दर्द की शिकायत बनी हुई थी। वो इस बात का संकेत है कि शायद ब्लड रिसना धीरे धीरे शुरू हो चुका था और अभी जो 17 मार्च है उसके आसपास ये काफ़ी बढ़ गया। तो जब भी इस लेयर में, सबड्यूरल रीजन में हेमरेज होता है, ब्लीडिंग होती है, तो ब्रेन के अंदर का प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से मरीज को उल्टी आने लगती है, सिर दर्द होने लगता है, और धीरे धीरे और अधिक प्रेशर बढ़ने पर आसपास के जो ब्रेन के हिस्से हैं वो दबने लगते हैं, जिसकी वजह से मरीज को उस दबे हुए जगह के हिसाब से लक्षण आने लगते हैं। अगर वो ब्रेन के बाएं हिस्से में है तो मरीज को बोलने में, समझने में दिक्कत हो सकती है, और साथ में दाएं साइड में वीकनेस आ सकती है। अगर यही हेमरेज ब्रेन के दाएं हिस्से में है तो मरीज को बाएं हाथ में कमजोरी आ सकती है, जैसे कि सद्गुरु को हो रहा था कि पैर में वीकनेस आने लग गई थी। और अगर ये पीछे की ओर है तो हो सकता है कि नज़र में दिक्कत आ जाए, और बहुत लंबे समय तक ब्रेन का प्रेशर अगर बढ़ा हो तो धीरे धीरे करके नज़रें कमज़ोर होने लग सकती हैं ड्यू टू पेप्टिडिमा, मतलब जो आँख की नसें हैं उनके सूजन की वजह से। तो जब ये एसडीएच होता है तो आसपास की जो ब्रेन की कोशिकाएं हैं वो स्वलन हो जाती हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारे लक्षण मरीज को आने लगते हैं और ब्रेन का प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। चूँकि इस हेमरेज के लक्षण कई प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए कहा जाता है कि इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मस्करेडर। जैसे टीबी है, जैसे एड्स है, जिसमें कि लक्षण कई प्रकार से आ सकते हैं और पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि ये किसकी वजह से है, ठीक वैसे ही लक्षण एसडीएच में भी आ सकते हैं। मतलब आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि किस वजह से हुआ है, और ऐसी स्थिति में ब्रेन का इमेजिंग करना ही एकमात्र उपाय रह जाता है। मतलब बाहर से क्लिनिकल लक्षणों के आधार पर पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि इनको किस प्रकार की तकलीफ हो रही होगी। मतलब ये फॉल्स लोकलाइजेशन करता है, एग्जैक्ट जगह का पता लगाना मुश्किल होता है लक्षणों के आधार पर, जो कि न्यूरोलॉजी में ये संभावना रहती है कि अधिकांश केसेस में कि आप लक्षणों के आधार पर मरीज से हिस्ट्री लेकर, उनकी बातें समझकर बहुत अधिक केसेस में बता सकते हैं कि ये किस प्रकार की समस्या है। वो एसडीएच के केस में संभव नहीं होता है। और कई केसेस में लक्षण इतने सटल होते हैं, सूक्ष्म होते हैं कि
ये अंदाज़ा भी नहीं लगता कि ब्रेन के अंदर इतना खून बह गया होगा और खून इकट्ठा हो गया होगा। खासकर बुजुर्गों में, खासकर जिन्हें हल्की फुल्की चोट लगी हो कभी, या जिन्हें खून पतला करने की दवाई चल रही हो, उनमें इसकी संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि ब्लड धीरे धीरे रिसता रहता है और एक समय ऐसा आता है कि बहुत अधिक ब्लड इकट्ठा हो जाता है, तब जाके लक्षण मरीज को आने लगते हैं। तो इस ब्रेन हेमरेज का क्या इलाज है? अधिकांश केसेस में जहाँ बहुत तेज़ी से ब्लड इकट्ठा हुआ हो, वहाँ तो क्रेनियोटोमी मतलब ब्रेन को खोलकर निकालना ही उपाय होता है। लेकिन अगर लंबे समय से इकट्ठा हो तो धीरे धीरे करके जो ब्लड है वो तरल पदार्थ में मतलब लिक्विफाई हो जाता है और उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पानी की तरह होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में एक होल बनाकर उसे निकाला जा सकता है, जिसे बर होल कहते हैं। तो जब भी किसी को इस तरह का हेमरेज हो तो आप घबराएं नहीं। सबसे पहले एक सीटी स्कैन करानी होती है, जिसमें कि ये हेमरेज आसानी से पता चल जाता है। एमआरआई की आवश्यकता अधिकांश केस में नहीं पड़ती है और सीटी स्कैन आपको पता है कि बहुत आसानी से हो जाता है, मुश्किल से 2-3 मिनट लगते होंगे और आसानी से इसके एक्सटेंट को, कहाँ तक फैला हुआ ये हेमरेज, ये बताया जा सकता है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान भी किया जा सकता है। तो अधिकांश केसेस में इसका ट्रीटमेंट आसान होता है। किसी किसी केस में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है उस एरिया में, या दोबारा ब्लीडिंग आ सकती है, लेकिन अधिकांश केसेस में इसका इलाज आसानी से उपलब्ध है। न्यूरोसर्जन इसको ऑपरेट करते हैं और मरीज लगभग पूरी तरह से ठीक हो जाता है, खासकर एक्यूट केसेस में जहां पर ब्रेन को ज़्यादा इंजरी ना हुई हो। इस एसडीएच की तुलना में जो दूसरे हेमरेज हैं वो अधिकांश केसेस में ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो ब्रेन के भीतर हो जाते हैं। जैसे सब एरेक्नॉइड हेमरेज है, उसमें भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना रहती है। इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज है, मतलब ब्रेन के भीतर जो हेमरेज है, उसमें भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है। जो ईडीएच होता है, जो ड्यूरामेटर, जो हार्ड लेयर होती है बोन के ठीक नीचे, जिसकी हम चर्चा अभी कर रहे थे, उसके बाहर अगर ब्लीडिंग हुई हो, जिसे हम एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज कहते हैं, तो उसमें भी ज़्यादा रिस्क रहता है। तो एसडीएच अन्य ब्रेन हेमरेजेस की तुलना में ज़्यादा आसानी से ट्रीट हो जाता है और उसके लक्षण ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल ही गया होगा कि ये ब्रेन हेमरेज किस तरह का सद्गुरु को हुआ है और उनके ठीक होने की संभावना कितनी है। मुझे लगता है कि सद्गुरु पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, इसलिए उनके फॉलोअर्स को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको इस ब्रेन हेमरेज से संबंधित कोई बात समझ ना आई हो या आपको लगता है कि कुछ और जानकारी चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, हमें उसका उत्तर देने में खुशी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर अपने प्रियजनों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक ऐसी उपयोगी जानकारी आप सब तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।